Question number 1. So in the discharge tube, the emission of cathode rays require. So we have four options. First is low potential and low pressure. Second, low potential and high pressure. Third, high potential and high pressure. And fourth is high potential and low pressure. So let us start with the CRT experiment, cathode ray tube experiment. What happens here? So you can see on this diagram, this is the cathode part, this is the anode part. So what happens that we put some gas or some like air in there. So जब एयर के कुछ एटम्स इस कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट हैं, सो वी ट्राई टू मिनिमाइज द प्रेशर. तो वैक्यूम पंप के थ्रू हम प्रेशर को मिनिमाइज करते हैं. वाई वी मिनिमाइज द प्रेशर? बिकॉज जितने ज़्यादा एटम्स एक पर्टिकुलर स्पेस में होंगे उतनी ही इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ज़्यादा होंगी, और इन अट्रैक्शंस की वजह से जो रिजल्ट्स हैं उसमें एरर ज़्यादा रहेगा, और एयर या जो भी गैस हमने कैथोड रे ट्यूब में ली है उसको आयनाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो वी ट्राई कि कम से कम मॉलिक्यूल या कम से कम एटम्स जो हैं इस पर्टिकुलर कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट हो. सो द वी क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम. सो हेयर इट इज़ अ partial vacuum condition. So pressure should be very low. Second thing, what about the potential? So हम इन दोनों कैथोड और एनोड प्लेट्स को एक हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट करते हैं. तो हाई वोल्टेज जनरेटर का पर्पज़ क्या है? हाई वोल्टेज जनरेटर से क्या होता है? सपोज दिस इज़ अ पर्टिकुलर एटम, यहाँ आपका सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, एंड दिस इज़ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो इस इलेक्ट्रॉन को इस टाइम जो फोर्स बाइंड करके रखी है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस. सो अगर हम इसको आउटसाइड बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करें, और ये एनर्जी सपोज दिस फोर्स इज इक्वल टू 20, तो अगर इसको बाहर से हम 20 से ज़्यादा 20 प्लस फोर्स प्रोवाइड करें, सो वी कैन रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. ओके, सो नाउ हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे दे सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज चार्ज इनटू पोटेंशियल. सो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, बट पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है. तो जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे हम जितनी वर्क के थ्रू एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो बढ़ती जाएगी. सो बहुत हाई पोटेंशियल की वैल्यूज़ पे इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकल सकता है. तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो फाइनली हमारे पास बचेगा एक कैटायन, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा. तो ये कैटायन होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये ट्रैवल करेगा टुवर्ड द एनोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है. और ये जो कैटायन है ये ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स कैथोड. सो इस इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स हैं इन्हें बोलते हैं कैथोड रे, ओके, या कैथोड बीम्स. सो ये एनोड की तरफ चल रही हैं, सो मीन्स कैथोड से एनोड की तरफ आती हुई लगती हैं. इसीलिए वी से दैट द कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड साइड एंड ट्रेवल टुवर्ड द एनोड साइड. और ये जो कैटायंस बचेंगे ये ट्रैवल करेंगे इस तरफ से कैथोड की तरफ, तो एनोड से कैथोड की तरफ. सो फाइनली द आंसर इज वेरी हाई voltage या potential and very low pressure. So this one is the right. Okay, so now we'll take the next.
Okay, I'll just copy the next one. Okay, so second question is, a bulb emits light of lambda is equal to 4500 angstrom. The bulb is rated 150 watt and 8% energy is emitted in the form of light. So the total number of photons emitted per second is, okay. So what is the given data? So first see, don't just start writing blindly, or don't just start writing what is the given data, what are the term, what formula shall I use. Just read the statement properly, okay. Understand how you are going to solve this particular numerical. So हमारे पास lambda की वैल्यू गिवन है lambda, तो वी कैन यूज़ एच सी बाई लैमडा एंड वी कैन कैलकुलेट कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन में कितनी एनर्जी होगी. तो lambda से एनर्जी आ जाएगी. इट इज़ रेटेड 150 वॉट. वट इज़ वॉट? वॉट इज़ जूल पर सेकेंड. तो 150 वॉट बल्ब का मतलब है कि वो बल्ब एक सेकेंड में 150 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. And 8% energy is emitted as light. It means 92% is wasted. Only 8% is emitted as light. So 150 joules per second का 8% लाइट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो उस 8% में हमें देखना है कि कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं. सो नाउ वी कैन डेवलप एन अप्रोच कि यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी. ओके, इसका 150 का 8% हम निकालेंगे, वो टोटल लाइट है. उसमें टोटल फोटॉन्स, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो इस 8% में कितने फोटॉन्स आएंगे वी कैन कैलकुलेट. सो ई इज इक्वल टू एच न्यू, so h c by lambda. So this will come out to be, after the calculation, yeah, I'll skip the calculation part, 19 joules. So this is the energy of one photon, okay, with this lambda. Now the energy emitted by the bulb, what is the energy emitted by the bulb? That is 8% of 150 watt. So you can say 8 by 100 into 150, that is 12 joules per second. ओके, तो हम अभी ये क्लियर हो गया कि एक फोटोन में इतनी एनर्जी होती है और एक सेकंड में इतनी एनर्जी जा रही है. तो कितने फोटोन्स मिलके 12 जूल एनर्जी बनाएंगे? अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो 12 जूल एनर्जी के लिए कितने फोटोन्स चाहिए? सो नंबर ऑफ photons is equal to 12 divided by energy of one photon, that it comes out to be approximately this. Okay, so the answer is this one, right? So I think we are done here. So now we move to our next problem. Okay, so now we are here with the problem number 3. So an electron moves around the nucleus in a circle of radius r, and assuming that the uncertainty of the momentum of electron
is of the order of the momentum itself, the momentum of the electron would be. Okay, so ये एक uncertainty का question है. Okay, तो Heisenberg uncertainty principle. So let us review the basics. Heisenberg uncertainty principle के according delta x into delta p should be greater than equal to h upon 4 pi. One thing. Second thing is uncertainty in position. So electron moves around the nucleus in a circle of radius r. Okay, so let me draw this nucleus. ये हमारा न्यूक्लियस आता है. अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कल में. इस सर्कल का रेडियस है r. तो हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए? देखो, अब वी कैन से दैट द अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम is of the order of momentum itself, means delta p is equal to p. जो uncertainty in momentum है that is delta p, वो momentum के बराबर ही है. Okay, so this one is given. अब delta x की वैल्यू चाहिए. So delta x into p is equal to h upon 4 pi ले सकते हैं. So अगर delta x की वैल्यू क्लियर हो जाए then we can find out the p. So p will be equal to p is equal to h upon 4 pi into delta x. Okay, so ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब होता है कि सपोज हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, तो हमारे आंसर में मैक्सिमम जो एरर आ सकता है, जो अनसर्टेनिटी आ सकती है, वो कितनी होगी? ये इस रेडियस से बाहर ट्रैवल नहीं करेगा. दिस इज़ द ऑर्बिट. तो ये इलेक्ट्रॉन इसी रेडियस में घूम सकता है. तो हमने बोला कि शायद अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ, सो कितना डिफरेंस है पोजीशन में? दिस मच. अगर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे हुआ, सो दिस इज़ द डिफरेंस. दिस इज़ द अनसर्टेनिटी के रियलिटी में वो यहाँ है बट आप बोल रहे हो कि वो यहाँ पे है. तो दिस इज़ द अनसर्टेनिटी. सो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है कि आपने कहा वो यहाँ पे है और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे था. तो उस टोटल जो आपको एरिया दिया हुआ है या जो भी डायमेंशंस दिए हैं, उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किन दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जा सकता है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स. तो अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था और वो एक्चुअली में यहाँ पे है, सो दिस इज़ द मैक्सिमम एरर जो हमारी कैलकुलेशन में आ सकता है. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स और वो आ जाएगा 2r, दैट इज़ द डायमीटर. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2r. सो p इज इक्वल टू h अपॉन 8 pi r. सो दिस इज़ योर आंसर. ओके, सो सिमिलर क्वेश्चंस में you can also have a question like, for example, you are sitting in a there is a room, okay, or it is a 3-dimension box or it is a room, whatever. so इसके लिए अगर आपको डेल्टा x निकालना है, so what is the delta x? इस रूम में सपोज़ मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बट इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो कितना एरर है? दिस इज़ द साइड L. ओके, बट इससे ज़्यादा एरर हो सकता है. यस, अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पे था, सो व्हाट इज़ द एरर? दिस मच डिस्टेंस इज द एरर. तो इस क्यूब के लिए क्या इससे भी बड़ी डायमेंशन पॉसिबल है? ऑफ कोर्स. दिस इज द फेशियल डायगोनल. ये इस फेस का डायगोनल है, बट वी कैन टेक द डायगोनल ऑफ द क्यूब. सो क्यूब का डायगोनल क्या होगा? इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस. सो दिस डिस्टेंस विल बी योर डेल्टा एक्स. ओके, सो क्यूब के एग्जांपल में इस तरह से डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड थिंग,
कोई भी position है, for example it is saying that the position of electron is 3.5 plus minus 0.02. Okay, so this is the value. So 3.5 प्लस माइनस 0.02 का मतलब है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 3.5 प्लस 0.02 हो सकती है और 3.5 माइनस 0.02 हो सकती है. सो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगी. सो मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है कि आपने ये कैलकुलेट किया बट वैल्यू ये थी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा एरर कभी नहीं होगा. सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ योर डेल्टा एक्स. सो इस तरह से कोई भी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं दैट वी कैन सॉल्व. ओके, so now we move to our next question, and that is exactly what we discussed just now. Okay, so this question, the electron is allowed to move freely in a closed cubic box of length of side 10 centimeter. So यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, साइड गिवन है, the maximum uncertainty in its velocity will be simple. So क्यूब में अगर साइड L है तो उसका जो बॉडी डायगोनल है दैट बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू a into root 3 where a is the side of the cube. So this should be equal to your delta x. ये आपके delta x के बराबर होगा. Okay, and this is centimeter, so always remember this will be equal to 10 into root 3 centimeter, that is equal to 10 into root 3 into 10 raised to minus 2 meter. So always calculate the values in SI units. ओके, इसको कभी भी सेंटीमीटर में रखोगे, लास्ट में कन्वर्ट करोगे, सो एरर के चांसेस, गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है. स्लाइट कन्फ्यूज़न कैन कॉज बिग डिज़ास्टर. सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. दिस गिव्स यू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम, बिकॉज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होगा. सो डेल्टा पी जो है वो सिर्फ वेलोसिटी में डिफरेंस की वजह से आ रहा है. सो दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 10√3 into 10 raised to minus 2. Okay, so put the value of h, that is 6.626 into 10 raised to minus 34. Okay, put the value of pi 3.14, right, and put the value of, okay, we forgot mass. मास आएगा. सो मास की वैल्यू कितनी है 9.1 into 10 raised to minus 31. So answer comes around to be 3 into 10 raised to minus 4 meter per second. Okay, so I think we can solve more problems like this. Okay, so I'll erase this and we shall move to our next problem. Okay, so in the photoelectric effect, the photocurrent, first option, increases with increase of frequency of incident photon, decreases with increase of frequency of incident photon, independent of
frequency of photon but depends on intensity, or depends on both intensity and the frequency of incident photon. Okay, so we'll see कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली देखो क्या होता है. वेरी सिंपल थिंग. दिस इज द सरफेस ऑफ अ मेटल. इसके ऊपर देयर इज सम इंसिडेंट रे. दिस इज एच न्यू. ओके, सो सपोज इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया. सो हियर गोज योर इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. अब ये जो एनर्जी थी, सपोज दिस वाज 20. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, दैट वाज योर वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन था इसका 15. तो 15 अमाउंट ऑफ एनर्जी ये यूटिलाइज करेगा सिर्फ इसको इजेक्ट करने के लिए. ओके, तो बाकी जो 5 एनर्जी है दैट इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो 5 इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो जो वर्क फंक्शन है दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू नॉट. अब सपोज मैं जो इंसिडेंट फोटोन गिरा रहा हूँ इसकी एनर्जी जो है 15 से कम है. ओके, सो ओके, सो दिस इज़ ओनली 10. अब ये सिर्फ 10 वैल्यू है. सो अगर इसकी वैल्यू 10 है सो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. ठीक है. अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेज फॉलिंग on a per unit surface per unit time. So intensity is number of rays per unit surface per unit टाइम. तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर सरफेस पे कितनी रेज गिर रही हैं. अब ये एक रे की एनर्जी है 10. अगर मैं 2 रेज डालता हूँ सो क्या होगा? डोंट थिंक, ऐसा नहीं होगा कि एक की एनर्जी 10 है, 2 की एनर्जी 20 हो जाएगी और ये 15 का जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा हो जाएगा. ऐसा नहीं होता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है. अगर उस फोटोन के पास सफिशेंट एनर्जी है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा. ओके, सो 2 करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 करने से भी, अप टू अगर मैं 10, 20, 30, तो मैं इंटेंसिटी जितनी भी बढ़ाते जाऊँ, नंबर ऑफ रेज फॉलिंग ऑन दैट सरफेस कितना भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और वो फोटोन एटलीस्ट इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए. अब अगर मैं इसकी जगह पे एग्जैक्टली 20 की फोटोन स्ट्राइक करता हूँ, सो अगर सिर्फ एक रे आ रही है, ओके, देयर इज़ ओनली 1 रे, सो एट अ टाइम कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. अगर एक और रे है तो वो एक और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा. एक और रे होगी सो एक और, बिकॉज अब जो रिक्वायरमेंट थी वो 15 थी, हमारे पास वैल्यू 20 है. तो जितनी ज़्यादा मैं रेज अब बढ़ाता जाऊँगा इंटेंसिटी, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. एंड करंट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एक पर्टिकुलर करंट आएगा. अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट उससे डबल हो जाएगा. तो करंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. तो चार्ज कैरियर्स कब बढ़ते हैं? इंटेंसिटी बढ़ाने से, बट वो इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए. सो हमारे पास ग्राफ आता है इसका, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. सो ये ग्राफ इज़ लाइक this. Okay, this particular value is called work function.
ओके, सो इस एनर्जी तक क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी तक कोई इजेक्शन नहीं होगी। उसके बाद जब आपकी फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ गई तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, सो नाउ अगर हम देखते हैं ग्राफ ऑफ करंट, ओके, तो ग्राफ ऑफ करंट, that this I is current and versus intensity. सो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। ओके, दिस प्रोवाइडेड दिस हैज़ एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है तब ये ग्राफ ऐसा रहेगा। ओके, सो वी कैन से इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, अगर एक ही रे इसको 20 से मैं 30 कर देता हूँ तो क्या होगा, एक रे एट अ टाइम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, तो 15 कंज्यूम हो गए रिमूव करने में और 15 उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही इजेक्ट हुआ। सो करंट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बढ़ता है, तो जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे तब तक करंट नहीं बढ़ेगा। सो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ओनली। ओके, okay, so I'll move to the next question, that is where is this is a simple question. Well, I hope it is a simple. Let's see. Okay, so the question states, when an electron in the lithium 2 positive ion jumps from 6th energy state to 3rd energy state, the number of spectral lines is given by. Okay, so normally मैक्सिम ने जो फॉर्मूला याद किया होता है स्टूडेंट्स ने, दैट इज़ n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। सो इस केस में अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी 15। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड only for transition from a higher state to ground state. ओके, सो अगर n इज इक्वल टू 6 से आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा होता, सो n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, n is equal to 2 is first excited state. Okay, so we cannot apply this formula because 6 से 3 में जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा। अगर 1 में जाता ग्राउंड स्टेट में देन स्पेक्ट्रल लाइन्स 15 आती। ओके, सो इस केसेस में क्या करना है, सिंपली रिमेंबर, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट 6 पे आपका इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 6 से जो भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो लिखो, 5, 4 आएगा, 3 आएगा, 3 से नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, 3 इज़ द लास्ट लेवल जिस पे आ रहा है। सो 6 से एक गया 5 पे, एक गया 4 पे, एक गया 3 पे, देन 5 को पकड़ो, 5 से फिर गया एक 4 पे, 3 पे, देन 4, 4 से 3 पे, अब 3 से तो 3 पे जाएगा नहीं। सो टोटल कितनी हुई, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स। ओके, तो जिस भी हायर एनर्जी लेवल पे है उससे जो छोटे वैल्यूज़ हैं उनको लिखो अप टू द लास्ट वैल्यू जहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाएगा। देन
टेक इस सीरीज़ का जो बिगेस्ट वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करके उससे छोटे, देन उससे छोटे। सो अगर 7 से 2 पे जा रहा है तो किस तरह से होगा? 7 से जाएगा 6 5 4 3 2, 6 से 5 4 3 2, ओके, 5 से 4 3 2, देन 4 से 3 2, 3 से 2। हाउ मेनी लाइन्स? 5 9 12 14 15, this comes out to be 15. Okay, so this is the सिंपलेस्ट वे जिसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है और कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि अगर nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है देन ओनली यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। So the answer for this was 6 spectral lines. Okay, so moving towards our 7th problem. So अभी तक हमने देखा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं these are very simple and require very less rough work or numerical work. Okay, so this one, a fluorescent substance when dissolved in water has its maximum light absorption at 45-30 angstrom and the maximum fluorescence emission at 5080 angstrom. Okay, so क्या अंडरलाइन करना है? लाइट एब्जॉर्प्शन एट दिस वैल्यू, दिस लैम्डा। एब्जॉर्ब इस वैल्यू पे कर रहा है, एमिशन इस वैल्यू पे कर रहा है। सो इस वैल्यू की कोरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी वैल्यू आ जाएगी कि इस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है, तो कौन सी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, इस वेवलेंथ की एनर्जी क्या होगी, तो कौन सी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। नंबर ऑफ फ्लोरेसेंस क्वांटा इज 53% ऑफ द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। ओके, मीन्स अगर उसने 100 क्वांटा एब्जॉर्ब किए हैं तो फ्लोरेसेंस में क्या होता है? फ्लोरेसेंस में सब्सटेंस लाइट एमिट करता है, इसीलिए वो ग्लो कर रहा है। तो जो फ्लोरेसेंस क्वांटा हैं वो क्वांटम है जो एमिशन में जा रहे हैं। सो अगर वो 100 क्वांटा एब्जॉर्ब कर रहा है तो 53 उसमें से एमिट कर रहा है। ओके, सो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने एब्जॉर्ब हुए। सो इस एनर्जी के अगर 100 क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा तो इस एनर्जी के 53 एमिट करेगा। ओके, सो देन वी कैन फाइंड आउट what percentage of absorbed energy is emitted as fluorescence. Okay, so let us start. So हमारे पास आ गया कि E absorbed, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है दैट इज HC by 4530 into 10 raised to minus 10. Okay, this will be some value. Then E emitted, जो एनर्जी एमिट कर रहा है दैट इज इक्वल टू HC डिवाइड बाय 5080 एंगस्ट्रॉम। ओके, देन द एनर्जी फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी वो एमिट कर रहा है, द एनर्जी फ्रैक्शन एमिटेड दैट इज इक्वल टू कितना है, जो रेशियो का 0.53% है, इट मीन्स 53 डिवाइड बाय 100, किसका? फ्रैक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन इज कि जो एमिट किया है, एमिटेड डिवाइड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ओके, सो एमिटेड बाय एब्जॉर्ब्ड का 53% ही फाइनली जा रहा है। ओके, तो सपोज आपने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी दिस वाज 100। ओके, जो आप एमिट कर रहे हो दैट इज 40। ओके, 40 भी एमिट कर रहा है, बट नंबर ऑफ फ्लोरेसेंस क्वांटा इज
3% ऑफ द क्वांटा एब्जॉर्ब। सो 40 का भी सिर्फ ये जो रेशो आएगी 40 डिवाइड बाय 100, इसका भी ओनली 53% जा रहा है। So that comes out to be 47% approximately. Okay, so not a very typical problem, but थोड़ा इसको टाइम लगाओगे, जस्ट थोड़ा स्टडी करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, then you will come to know, okay, that is, it's a very simple problem. Okay, if you don't understand it completely, just leave it. Okay, because right now we are running short of time, so going into details of those things that you don't understand easily will be a waste of time. So learn the maximum what you can easily, okay, and don't run behind typical problems or typical JE stuff. Okay, so this is, the electron is continuously accelerated in a vacuum tube by applying potential difference. Okay, so potential difference से क्या होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक ए ड्राइविंग फोर्स। ओके, किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही सिस्टम को एनर्जी मिलेगी एक्सेलरेट करने के लिए। ओके, बिकॉज हमने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। सो एक पर्टिकुलर क्यू चार्ज पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतनी उसको वर्क मिलेगा, इसलिए उतनी ही एनर्जी मिलेगी, जितनी एनर्जी मिलेगी उतना ही वो फास्ट मूव करेगा। ओके, सो नाउ इट्स सेइंग कि अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को 10% डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज आएगा। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। ओके, सो थिंग इज, अब हमें ना इससे पोटेंशियल से मतलब है ना वर्क डन से मतलब है। हमें गिवन है लैम्डा, कि लैम्डा में वेरिएशन की है और काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन पूछा गया है। तो फर्स्ट थिंग इज वी मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, देयर मस्ट बी सम रिलेशन। सो लेट्स सी। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज इज इक्वल टू ई एंड वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क जो सारा का सारा आप उसको एनर्जी दे रहे हो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू वी। ओके, एंड वी ऑल्सो नो फ्रॉम हेयर वी कैन calculate that lambda is inversely proportional to under root of potential V. This is not velocity, this is potential. Okay, so lambda is inversely proportional to under root of potential, because यहाँ से you can take like this, you can do mv square is equal to 2 electron volt ev, and m square v square is equal to into m, then this is mv is equal to root of 2ev into m, then lambda is equal to h upon mv, so lambda is equal to h upon root 2evm. ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कांस्टेंट, so V is directly proportional to kinetic energy. So V की जगह हम यहाँ kinetic energy यूज़ कर सकते हैं। So lambda is basically inversely proportional to root of kinetic energy. Okay? तो यहाँ से हमारे पास एटलीस्ट रिलेशन डेवलप हो गया कि क्या रिलेशन है लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में। ओके, सो इनिशियली हमारे पास जो लैम्डा 1 था दैट वाज लैम्डा, एंड काइनेटिक एनर्जी जो थी दैट वाज E1, लेट अस सपोज। अब हमने क्या किया कि वेवलेंथ को 10% डिक्रीज़ कर दिया। तो 10% डिक्रीज़ करने के बाद जो लैम्डा 2 है दैट इज़ 0.9 लैम्डा, एंड काइनेटिक एनर्जी 2, अब जो नई काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ E2, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी कैन डू लाइक
E2/E1. अब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर E2/E1 लिखेंगे तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ E2/E1 इज इक्वल टू λ1/λ2. तो यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग करके आ जाएगा λ1 स्क्वेयर अपॉन λ2 स्क्वेयर इज इक्वल टू E2/E1. ओके, तो कितनी आएगी वैल्यू? सो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो E2 आएगा 100E डिवाइड बाय 81. ओके, सो नाउ परसेंटेज चेंज आएगा, दैट इज E2 माइनस E1, दिस इज द चेंज, डिवाइड बाय जो इनिशियली था मल्टीप्लाई बाय 100, so that will come out to be 23.4%. ओके, तो ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? ओके, वी नो दैट लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो लैम्डा अगर डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पर लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ही करेगी. सो द आंसर इज बी, इंक्रीज बाय 23.4%. ओके, एंड इसमें यू कैन ऑल्सो यूज वन शॉर्टकट कि अगर 10% डिक्रीज़ है तो 10% इंक्रीज़ तब आता है जब लैम्डा इज सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, कोई रूट नहीं है यहाँ पे. अगर डायरेक्टली जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें, तो इसमें 10% ड्रॉप, इसका 10% राइज. बट यहाँ इन्वर्स रिलेशन अगर आ गया तो डेफिनेटली बराबर नहीं हो सकते. सो दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन. ये ऑप्शन कभी भी वैलिड नहीं हो सकती. 10% नहीं होगा, इसलिए 11.1% भी नहीं होगा, और दिस इज़ वेरी क्लोज वैल्यू. तो डेफिनेटली अगर हम गेस लगाएं इंटेलिजेंटली, दिस विल बी द आंसर. ओके, सो वी आर डन विद दिस, एंड maybe one more problem and then we'll take a small break, because I think my laptop is running out of battery power. Okay, so which doesn't characterize X-rays? X-rays can ionize gas. What do you say? X-rays ionize करती हैं गैस को? Obviously X-rays गैस को ionize करती हैं. Second thing, it causes zinc sulfide to fluorescence. अब आपको पता होगा या नहीं होगा, बट ये फ्लोरेसेंस देता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फाइड. डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट होगा जो चार्ज्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी वही डिफ्लेक्ट होगा जो चार्ज्ड होगा. बट एक्सरेज में चार्ज्ड पार्टिकल का कोई ओरिजिन का कहीं भी मेंशन नहीं किया कि एक्सरेज में हमने कभी नहीं पढ़ा कि एक्सरेज में कोई चार्ज पार्टिकल होता है. जैसे कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैथोड रेज तो डिफ्लेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी, बट एक्सरेज में कोई चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो नहीं होता, तो उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होना इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, सो दिस इज़ द रॉन्ग. ये एक्सरेज को करेक्टराइज नहीं करता है. ओके, एंड दिस इज़ द फैक्ट, they have the lambda shorter than the UV rays. Okay, so there's nothing new about this simple question. So let's move to our 10th question now. Okay, so an alpha particle of momentum p is bombarded on the nucleus and the distance of closest approach is r. If the momentum of the alpha particle is made 6 times
then the distance of the closest approach becomes. Okay, so very simple question. देखो, अब किसी भी अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करोगे तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. ओके, इसको अगर न्यूक्लियस की तरफ फेंकोगे तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों में रिपल्शन होगी. ओके, सो इस रिपल्शन की वजह से ये मैक्सिमम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आ पाएगा. उसके बाद, और इस डिस्टेंस तक भी क्यों आएगा? बिकॉज इसको हमने एक वेलोसिटी से फेंका है. तो ये रिपल्शन इसकी वेलोसिटी को स्लो करते 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 एक पोजीशन पर रोक देगी और फिर ये रिपल्शन इसको वापस फेंक देगी. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. कि न्यूक्लियस से सबसे क्लोज जिस पोजीशन पे था ये, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, सो अब इन दोनों में जो रिपल्सिव फोर्स है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो दैट इज के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर. तो ये आ गई फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों के बीच में. दिस इज द रिपल्सिव फोर्स. अब ये किस वजह से आगे मूव कर रहा है? क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. तो ये रिपल्सिव फोर्स इसकी काइनेटिक एनर्जी को धीरे 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 कम करेगा. ओके, बट फोर्स को एनर्जी से इक्वेट करना, इज इट पॉसिबल? फोर्स के यूनिट्स और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं? नहीं होते. ओके, एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं व्हेन फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. दिस गिव्स यू वर्क. तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर. इसको इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल अपोज करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी को. ओके, तो जिस पोजीशन पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उस पोजीशन पे जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास फर्दर और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी आगे ट्रैवल करने के लिए. तो यहाँ से अब हाफ mv² को हम इक्वेट कर सकते हैं p²/2m, बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m. क्योंकि क्वेश्चन में मोमेंटम पूछा गया है. मोमेंटम इज मेड 6 टाइम्स. ओके, सो वी कैन रिमूव दिस इंटरमीडिएट पार्ट. So this is equal to this. तो Q1 Q2 and K is constant. R is जो हमें फाइंड करना है. मास and 2 is constant. ओके, सो हमारे पास क्या आता है? that R is inversely proportional to p². ओके, सो इससे हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट, that R2 by R1 is equal to P1 by P2 whole square, और R2 is equal to R1 into P1 कितना था इनिशियली, इसको P ले लेते हैं. मोमेंटम को कितना इंक्रीज किया हमने P2 में? 6 टाइम्स, 6p हो गया. 6p² p², ये कितना आ गया? R1 डिवाइड बाय 36. So the answer is R/36. ओके, सो यहाँ पर दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. यू कैनॉट इक्वेट फोर्स विद एनर्जी. आपको फोर्स को पहले एनर्जी की डायमेंशन में लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, देन इट बिकम्स इक्वल टू वर्क, एंड ओनली देन वी कैन इक्वेट टू एनर्जीज. ओके, एंड मोमेंटम दिया है तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्मूलाज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो. ओके, so that was for now. So just take a little break and we'll come back with the problem number 11. Okay.